हाँ, बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। आज का चौथा लेक्चर है, चौथा या पांचवा लेक्चर है। मैंने लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम समझ गया होगा, नहीं भी समझा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह नहीं देखे मैंने। तुम 41 ईयर पूरा एकदम बैठ के जांच लेना, एक एक सवाल पढ़ लेना, उसमें एक भी सवाल नहीं मिलेगा तुमको रिमाइंडर प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो फिर अब क्या बचा? अब इसमें और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है, ये भी तुम लोग जब कैट वैट का पेपर देखोगे, दोगे तो बहुत काम आएगा, ठीक है ना। तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग सोचने का तरीका भी चेंज होगा, ठीक है। देखना मैथमेटिक्स को किस तरीके से क्या है यार, छोड़ो, नहीं खोलूंगा मैंने बोल दिया था 7:35, राधा को आने का है, तो भी नहीं खोलूंगा मैं, अब देखेगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है लास्ट टर्म, लास्ट लिखो, हेडिंग लिखो, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म निकालना सीखेंगे। किसका सवाल, ये है किसका सीखेंगे? तो देखो किसका सीखेंगे। स्टार्ट करता हूँ मैं, एक सवाल मैं सिंपल सा कराता हूँ, ठीक है ना, उसके बाद अच्छे क्वेश्चंस दूंगा। तो फाइंड द लास्ट, यही सेम लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट टर्म ऑफ, मैं कितना भी निकाल सकता हूँ, ठीक है ना, लास्ट, सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट ही निकाल के दिखा रहा हूँ। ऑफ एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, क्या लें? तो एक काम करते हैं हम लोग, 11 ही ले लेते हैं, ठीक है ना, 11 की पावर 11, ठीक है। 11 की पावर 11 का मैं तुमको लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म निकाल के दिखाऊंगा। तो देखो, अगर कोई भी तुमको, देखो लास्ट टर्म का पहले तो टेंशन नहीं रहता है, लास्ट टर्म निकालना कोई पहली बार नहीं सिखा रहा हूँ। लास्ट टर्म निकालना हमने पहले भी सीखा है। कैसे निकाला है हमने लास्ट टर्म? अरे यार कितना बोलते हो यार, क्या भेजते रहते हो वन, हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, हाँ लास्ट टर्म बता रहे थे क्या, ठीक है। लास्ट टर्म मैं इतना सिंपल सा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे 98 की पावर, देखना 11th वाले ध्यान से याद देख लो इसको, 98 की पावर 98 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया है, एक एग्जांपल लिख दिया है, दोनों सेम मत सोचना, ठीक है ना, बस ऐसे ही लिख दिया। लो हटा देता हूँ, 98 की पावर 92 कर देता हूँ, ठीक है। 98 की पावर 92 का मैं तुमको ये निकाल के दिखाता हूँ लास्ट टर्म। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखेंगे 88 है, ठीक है। तो 8 में देखेंगे तो 8 का पावर 1 होता है 8, 8 की पावर 2, लास्ट टर्म देख रहा हूँ मैं, 8 की पावर 2 होता है 64, उसका लास्ट टर्म देखना है बस। 8 की पावर 3 जो भी होता है तुम सोच के देखो, 64 में 8 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट टर्म 2 आएगा, आगे क्या आएगा मुझे पता नहीं। और 8 की पावर 4 निकालोगे तो फिर से 6 आएगा, लास्ट टर्म 6 आएगा, बाकी टर्म्स पता नहीं। सिमिलरली अब तुम अगर 8 की पावर 5 निकालोगे तो 8 की पावर 5 क्या आएगा, 8 की पावर 5 आएगा, कुछ तो भी आएगा, उसका लास्ट टर्म फिर से 8 आएगा, करके देख लो। 8 की पावर 6 तुम करोगे तो फिर से उसका लास्ट टर्म 4 आएगा। तो ये ऐसे है ना, पैटर्न में बढ़ते जाता है, ठीक है। 8 की पावर 7 देखोगे तो लास्ट टर्म 2 आएगा, 8 की पावर 8 देखोगे तो लास्ट टर्म 6 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही सारे टर्म्स चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो तुम एक चीज देख सकते हो, ये चार चार के ये पैटर्न में आगे पीछे हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो 1, 5 एंड सो ऑन, इसके साथ वाले जो नंबर्स होंगे उसका लास्ट टर्म 8 होगा, 2, 3, 4, 6, 7, 8, इस तरीके से तुम सोच सकते हो, ठीक है ना, कि इसका लास्ट टर्म क्या होगा। अब देखो जैसे यहाँ 92 है, तो मुझे देखना पड़ेगा 92 ये वाले कॉलम में लाई, ये वाले रो में लाई करेगा कि ये वाले रो में लाई करेगा, कि ये वाले रो में लाई करेगा कि ये वाले रो में लाई करेगा, ठीक है। तो तुम देखोगे तो ये वाले जो नंबर्स है ये 4 से डिविजिबल वाले हैं, ये नंबर्स ऐसे हैं जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, करके देख लेना। ये वाले नंबर्स ऐसे हैं जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और ये वाले नंबर्स ऐसे हैं जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो मैं 92 को 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, ठीक है। 92 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड हो जा रहा है शायद, हाँ हो जा रहा है, 2, 8 और 1, हाँ 23 बार में चला गया वो, ठीक है, 23 बार में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब 92 डिविजिबल है, मतलब 98 की पावर 92, मतलब इस वाले 92 इस वाले कॉलम में लाई करेगा, उसका लास्ट टर्म क्या है 6, तो इसका मतलब इसका भी लास्ट टर्म क्या होगा 6 होगा, ठीक है। लास्ट टर्म निकालना आसान है, लेकिन इस मेथड से तुम सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म नहीं निकाल सकते हो। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं उससे हम लोग सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, भाई जो चाहिए सब निकालेंगे, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है जो हमेशा का प्रॉब्लम है, कि तुम लोगों को इसको
1 और 0, लास्ट में 0 होना चाहिए, उसके टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 11 को लिख रहा हूं मैं 1 + 10 की पावर 11, ठीक है, बहुत इजीली टूट गया ये तो। इसका एक्सपेंशन लिखा 11C0, ध्यान से देखना वरना कंफ्यूजन बहुत रहेगा, 11th वाले तो पगला जाओगे, 12th वालों को तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट भी हो जाएगा, 11th वाले ध्यान से देखना। 11C2 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 11C3 10 का क्यूब, डॉट 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 11C11 10 की पावर 11, ठीक है, ये हो गया। ध्यान से देख लो एक दो क्वेश्चन बस, उसके बाद तुम लोग अपने खुद से भी कर सकते हो। ये क्या है भाई, चैट पे कर दो ना अनलॉक सर, बहुत लोग कर रहा हूँ भाई, ये लो कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं। 2 मिनट रुकते, कुछ लोग ज्वाइन होना चाहते, करो, हो ज्वाइन, सब हो ज्वाइन, भेजता हूँ मैं मैसेज। निखिल मित्तल, क्या तुम लोगों को मैंने पहले ही बोला था कि टाइम पे आओ, ठीक है ना? एक तो तुम लोग के चक्कर में लेट होता है, फिर मेरे को बोलते हो कि लेट तक आप क्लास लोगे। मैं थोड़ा सा तुम लोग के चक्कर में लेट करते हो, और फिर गड़बड़ ये होगी कि बोलोगे लास्ट में कि आपने 1 घंटे क्लास ली, 2 घंटे क्लास ली, ये सब करोगे, ठीक है? खुद तो आते नहीं हो तुम लोग टाइम पे। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं अब तो लॉक कर रहा हूँ, अब हो गया, मैंने दे दिया बहुत टाइम, तो कोई मुझे कुछ बोलना भी मत, अब तो लॉक कर दिया मैंने। चलो, चैट वैट भी नहीं देख रहा मैं। चलो चुपचाप देखो। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म निकालना सीख रहे हैं, ठीक है? मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया था यहाँ पे, देखते हैं लास्ट में, अगर इच्छा होगी तो बता दूंगा। काम की चीज देखो, लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म निकालना सिखा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट टर्म ऑफ 11 की पावर 11, 11 की पावर 11 का निकालना है। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन में तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ना है, एक 1 होना चाहिए और एक 0 वाला होना चाहिए। तो ये तो बहुत इजीली टूट गया, 11 इज 1 + 10, इसका पावर 11 करके मैंने एक्सपेंशन लिख दिया है, ठीक है? अब काम की चीज अब बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, अब सुनना ध्यान से। अब मेरा प्लान क्या है, मैं एक एक टर्म लिखने वाला हूं और सबको जोड़ने वाला हूं, ठीक है ना? सारे टर्म्स लिख लिख के जोड़ूंगा। तो तुम सोचोगे सर इससे फायदा ही क्या हुआ जब इतना करना ही पड़ रहा है, तो देखो ध्यान से क्या फायदा होगा। 11C0 की वैल्यू 1 होती है, 11C1 इंटू 10 की वैल्यू 110 होती है, ठीक है, प्लस 11C2 कितना होता है, सी का फंक्शन क्या है ऋषभ ने पूछा है, बस 2-3 क्लास रुक जाओ, पता चल जाएगा, तुम ही लोगों का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पीएनसी। 11 × 10/2, ये कट के यहाँ पे 55 आ गया, तो 11C2 इज 55, ठीक है? ये है 55 इंटू 100 इज 5500। और मुझे अब आगे वाले टर्म्स नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि ये आगे वाला टर्म, इस टर्म के आखिरी के 3 टर्म्स तो पक्का 0 है, और इसके बाद वाले तो कुछ डाउट ही नहीं है, उसके तो सारे के आखिरी के 3 टर्म तो पक्का 0 ही होने वाले हैं। लास्ट में तो देख लो 10 की पावर 11 है, तो कितने 0 मिलेंगे। अब मैं इन सबको लाइन से जोड़ रहा हूँ, देखो स्कूल में मेरे को जोड़ना कैसे सिखाया था, ऐसे लिखते थे, फिर हम देखो सारे टर्म्स लिख रहा हूं मैं, इधर से लिखना स्टार्ट किया, ये लिखा, फिर नेक्स्ट लिखा, फिर ये नेक्स्ट लिखा, फिर यहां तक सारे टर्म्स लिख दिए मैंने, मान लो, ठीक है ना? सब 0 0 0 ही है सबके लास्ट टर्म, ठीक है? आगे वाले टर्म्स की जरूरत नहीं है। फिर ये लिख रहा हूं 0 0 5 0, ठीक है? उसके बाद क्या है वो लिख रहा हूं मैं, क्या है उसके बाद देख लो, 110, और उसके बाद क्या है, 1 1 लिख रहा हूं मैं। अरे ये डॉट डॉट लगाया था, ठीक है ना, ये डॉट डॉट है, इन सबको जोड़ा मैंने, जोड़ लेना। ये सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा नीचे, 1, यहाँ लिख रहा हूँ। इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, फिर से 1, और इन सबको जोड़ोगे तो फिर से क्या आएगा, 6, ठीक है? यहाँ पे 5 लिखा है ये मैंने, ठीक है ना? उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, दूसरे कलर के पेन से करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो 1 आएगा, और इन सबको जोड़ोगे तो 6 आएगा, और आगे के टर्म से मेरे को मतलब नहीं है। तो लास्ट के 3 टर्म्स मिल गए, 6 1 1, ठीक है? और इसके पहले वाले टर्म से अपने को कोई मतलब ही नहीं था। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करते हैं। थोड़े से और क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, इसको ढंग से लिख लो, ठीक है? थोड़ा सा गंदा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कर रहा हूँ, लिख लो ये इसको बस।
हाँ फिर से समझा रहा हूँ मैं, रुक जाओ अभी, एक और क्वेश्चन लेके दूसरा क्वेश्चन में समझाता हूँ, ये छापो आराम से, ठीक है। वैसे भी इसमें छापने के लिए कुछ खास है नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, फाइंड, लिखना सब ध्यान से और देखना, फाइंड लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म ऑफ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर दिखा देता हूँ। 81 की पावर 81 की पावर कुछ भी ले लेते, छोटा सा नंबर ले लेते, 12, ठीक है, छोटा है लेकिन फिर भी निकालना तो मुश्किल ही जाएगा। 81 की पावर 12, मैं पीछे वाला पेज दिखा दे रहा हूँ, फटाफट देखो, इधर वाला पार्ट मत लिखना, ये कोई काम का नहीं है, ऐसे ही बताया था वो। वही लास्ट टर्म, लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट एंड थर्ड लास्ट डिजिट, ठीक है, टर्म भी लिखा रहता है। चलो नेक्स्ट पेज दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। तो 81 की पावर 12, यार इसको 1 और 0 वाले में तोड़ना पड़ेगा, सब देखो 1 और 0 वाले में कैसे तोड़ा, 1 प्लस लिखा है इसको 80, आराम से टूट गया यार ये भी, की पावर 12। अब इसको एक्सपैंड करने बोला मैंने, सब देखना ध्यान से, 12c0 प्लस 12c1 × 80 प्लस 12c2 × 80 का स्क्वायर प्लस 12c3 × 80 का होल क्यूब, ठीक है। अब तुम आगे समझ सकते हो, इसके बाद वाले सारे टर्म्स के लास्ट 3 के डिजिट तो 0 ही रहेंगे, तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट 0 है, काम खत्म, ठीक है। मैं लास्ट वाला टर्म लिख के दिखा देता हूँ, 12c12 80 की पावर 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक एक करके सारी वैल्यूज दिखा रहा हूँ तुमको। 12c0 इज 1, 12c1 इज 12 × 80 इज 960, ठीक है। किसी ने शायद आंसर बताया है 4, अब देखते हैं, बहुत बढ़िया ऋषभ, जल्दी कर लिए। 12c2 की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। अरे ऋषभ तुम मेरे से आगे यार, इंस्टीट्यूट में तो मिलना, मेरे को पता भी नहीं है तुम हो कौन, कभी मिले भी नहीं हो। ये कट गया 6, ठीक है, तो ये आ गया 66 × 6400 प्लस इसके ये जो टर्म्स है, इन सब टर्म्स के लास्ट के 3 टर्म 0, इसके नेक्स्ट वाले टर्म में भी ऐसा रहेगा, और लास्ट वाले टर्म में तो बहुत सारे टर्म्स ही 0 रहेंगे, 12 तो रहेगा ही मिनिमम, मैंने तो ऐसे लिख दिया इसका, ठीक है। चलो देखता हूं मैं, लास्ट टर्म मत बताओ, लास्ट टर्म में कोई टेंशन ही नहीं है, लास्ट टर्म के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, 66 × 64 मुझे करने की इच्छा नहीं हो रही है, तो मेरे पास मोबाइल तो है ही, तुम्हारे पास भी मोबाइल है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया मोबाइल में ही, तो वो आ गया, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। 66 × 64 कितना आता है, देखो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन बहुत कैलकुलेशन बच गया, 00 प्लस 000, और ये वाले सारे टर्म्स लिख देना, सब में लास्ट के 3 टर्म्स 0 रहेंगे, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट के 3 टर्म्स ही देखने हैं, अगर मुझे लास्ट के 4 टर्म्स देखने होते, हाँ 9 का स्क्वायर करके भी कर सकते, बिल्कुल उससे भी कर सकते, उससे बहुत जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। अब देखो मैं इन सब को जोड़ रहा हूं बैठ के, जिनको भी डाउट है, जिनको नहीं समझ में आया, जिन्होंने बोला फिर समझाओ, वो यहीं के बाद गए हैं, तो मैं सबको जोड़ रहा हूं। देखो पहले ये वाला टर्म लिखा, ये वाला, फिर ऐसे ही बाद वाले सारे टर्म्स के तो 0 0 0 ही रहेंगे, ठीक है, थोड़े 0 0 0 लिख देता हूं मैं, ठीक है, और ऐसे ही 0 0 0 लिख दिए मैंने, ठीक है। अब मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, ये क्या है, 0 0 4, और इसके बाद वाले टर्म्स की कोई जरूरत नहीं है, इसके बाद वाला टर्म है 960, और लास्ट वाला टर्म है क्या है, 1, ठीक है। इन सबको तुम बैठ के जोड़ो और मुझे बताओ क्या आ रहा है, मुझे तो दिख गया क्या आएगा, ये लास्ट टर्म है इसका 1, इन सबको जोड़ के देखो तुम क्या आएगा, लास्ट टर्म तो आ रहा है 1, सेकेंड लास्ट टर्म आ रहा है 3, और 9 + 4 होता है 13, 13 का 3 तो आ गया, ठीक है ना, एक कैरी जाएगा, किसको कैरी जाएगा, अपने को कोई दिमाग ही नहीं लगा रहा है, काम खत्म, लास्ट के 3 टर्म्स मिल गए मुझे 361, ठीक है। इसमें प्लस वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, जैसा कि तुम लोगों ने देखा ही है, प्लस वाला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, ये तो एकदम आसान लगा होगा। इसमें एक माइनस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमको, जैसे इसमें 80+1 लिखा था, उसमें हमको 80-1 शायद लिखना पड़ेगा, तो वो वाले क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो मैं एक वो भी करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं तुमको एक ही सवाल दूंगा खुद से करने के लिए, ठीक है ना, ये भी जैसा कि तुम लोग बोला, ये भी आने वाला तो है नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको देखना, देखो इधर, फाइंड, चलो लास्ट डिजिट लिख देता हूँ, लास्ट डिजिट
डिजिट सही वर्ड लग रहा है, सेकेंड लास्ट लिख लेना डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट ऑफ, डिजिट ऑफ, देखो शायद ये किसी पेपर में ही आया हुआ सवाल है, 17 की पावर, 17 की पावर 10, 17 है भाई, ठीक है, 17 की पावर, देवान गलत है आंसर, 17 की पावर 10, ठीक है, इसका देखना है। तो अब मैंने सोचा कि देख लो, सब जो करना चाह रहा है वो कर भी सकते हो, जिसको नहीं थोड़ा बहुत और देखना है देख लो आराम से। 17 की पावर 10 को मैं 1 और 10 में, 1 और 10 वाले कोई टर्म में नहीं तोड़ पा रहा हूँ, 10 प्लस 7 लिख पा रहा हूँ, कोई काम नहीं आएगा, 20 माइनस 3 कोई काम नहीं आएगा। तो मैंने सोचा 17 का स्क्वायर क्या होता है, ऐसे ही तो सोच रहे थे, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है, हाँ चलो 289 काम कर सकता है। तो मैंने क्या किया, 10 में से 2 निकाल लिया और 5 लिख दिया। ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो बहुत ही आराम से समझ में आनी चाहिए। 17 स्क्वायर होता है 289 की पावर 5, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 17 का स्क्वायर को 289 लिख दिया, 289 की पावर 5। लास्ट टर्म का क्या करूंगा मैं, लास्ट टर्म में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मिलिंद, लास्ट टर्म मत बताओ मेरे को, लास्ट टर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना। सेकंड लास्ट टर्म और थर्ड लास्ट टर्म बताओ ढंग से। 290 माइनस 1 की पावर 5, ठीक है, इसको अब एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं, 29 क्या है ये 5 से 0, 290 की पावर 5, ठीक है, लास्ट के 3 टर्म्स देखने हैं। तो देखो पहले मैं लास्ट वाला लिखता हूँ, चलो सेकंड लास्ट वाला भी लिख देता हूँ, सारे ही लिख देता हूँ, खत्म करता हूँ लो। 5C1 290 की पावर 4 प्लस 5C2 290 का होल क्यूब प्लस, सॉरी, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस 5C3 290 का होल स्क्वायर प्लस 5C4, ध्यान से देखना वरना डाउट रहेगा, तुम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट में ही घूम जाओगे जो स्कूल में पढ़े हो, प्लस 5C5, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देख लेना ध्यान से, मैं लास्ट टर्म से देख रहा हूँ क्योंकि सबसे छोटा टर्म लास्ट वाला टर्म है, ठीक है। किसी ने आंसर बताया शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, देखते हैं। 5C5 इज 1 माइनस 5C4 5 होता है, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर खुला है तो मैं कर ही लेता हूँ, तुम लोग भी कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, देख लो कैलकुलेटर में करना है कैलकुलेटर में कर लो। 290 इंटू 5 होता है 1450, सेकेंड लास्ट टर्म से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इधर माइनस आया, क्या लिखा है इधर, ये वाला टर्म देखोगे तो 5C3 10 होता है और 290 का स्क्वायर है तो 2 जीरो तो आ गए, तो मैं एक चीज तो समझ गया हूं कि यहाँ पे आएगा, ये प्लस था, यहाँ पे 3 जीरो तो पक्का ही आने वाले हैं, बाकी का कोई दिमाग नहीं है, अगर इसमें 3 जीरो आ रहे हैं तो बाकी सब में तो 3 जीरो आते ही रहेंगे, ठीक है ना, इन सब में 3 जीरो आएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। देखो जिसमें भी लास्ट के 3 टर्म जीरो हो गए, अगर 3 लास्ट के 3 डिजिट्स पूछा है, अगर किसी किसी भी टर्म में लास्ट के 3 डिजिट जीरो हो गए तो उसको लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या टेंशन है, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो ऐसा बताते हैं इसको लो ही मत, इसको इंक्लूड ही मत करो, मैंने क्या किया, इसको इंक्लूड करके दिखा दिया, तुम इसको इंक्लूड ही मत करना, ठीक है ना, हटा देना, इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। जो बचा उसको बस सॉल्व कर लो, क्या बचा 1450 माइनस 1, 1450 में से 1 माइनस करना है, सब लोग क्या कर रहे हैं 1 प्लस कर रहे हैं, जिनका भी 451 आ रहा है आंसर, ठीक है ना, -1 करोगे तो कैरी देना पड़ता है, पढ़े होगे तो 944, किसी का भी ये आंसर नहीं था, बाकी मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। अरे इस बार सब ट्रैक करना है भाई, ऐड मत करो, अकल तो लगाओ अपना, 450 प्लस 1 करो, इधर तुमको माइनस साइन नहीं दिख रहा है क्या, ये माइनस कर दो ना बस, यही तो मैंने बोला था, माइनस में बस यही फर्क रहता है, और प्लस में, प्लस और माइनस में ही घूम रहे हो, एक ही चीज हर जगह फॉलो करोगे क्या, ठीक है। हो सकता है ये समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, ठीक है ना, उसको लेके तो बैठ नहीं सकते हैं, कितने सवाल कराऊं, देख लेना एक बार फिर से वीडियो आ जाएगा। अब करो एक काम, मेरे पास एक सवाल है, लिख के करके दिखा दो मुझे, बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो ठीक है, देखते हैं। 3 की पावर 400, 3 की पावर 400 के निकालो तीनों डिजिट, 3 की पावर 400, बस एक ही सवाल है मेरे पास यार, अब इतने तो मैंने करा दिए, 3 की पावर 400 का डिजिट्स निकालो तुम आराम से, ठीक है, 3 की पावर 400, चलो मैं धीरे धीरे करता हूँ। मैं सोचा कि इसके साथ क्या करूँ, तो 3 की पावर 400 है तो इसको तोड़ने के लिए यार 3 तो नहीं यूज़ होगा क्योंकि कैसे टूटेगा 1 और 10 में, तो 001 आ भी गया क्या, पता नहीं, देखता हूँ, ठीक है, इसको मैंने लिख लिया। 9 की पावर 200 कैसे लिखा पता नहीं, 9 को मैंने लिखा 10 - 1 की पावर 200,
ठीक है। अब ये 10 - 2 की अच्छा, अच्छा हाँ किया होगा, याद नहीं है मुझे। 200C0, 10 की पावर 200, ये 10 की पावर 200 तो तुम सोच सकते हो यार कितने जीरो आएंगे उसमें, तो काहे को लिखूं मैं, ठीक है ना, कौन दिमाग लगाएगा उसमें। अब मैं यहाँ पे लास्ट वाला टर्म, एक और टर्म लिख देता हूँ, फिर सीधा लास्ट वाला लिखूंगा, माइनस आएगा ना 200C1, 10 की पावर 199, इसमें भी दिमाग लगाने का मतलब नहीं है, लास्ट वाला टर्म लिखता हूँ सीधा। ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या आएगा सोच के देख लो, 200C 200, बस यही आएगा। तो यहाँ पे जीरो के साथ मतलब इवन के साथ प्लस है, तो इधर भी इवन के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोच रहे हैं हम। 200C 199, यहाँ आएगा 10 की पावर 1, ठीक है, ये आएगा माइनस साइन के साथ, फिर आएगा 200, लिख देता हूँ बस एक और टर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है उसको। 10 का स्क्वायर इधर आएगा प्लस, ठीक है, और बीच में चलते रहेंगे टर्म्स, उसमें तो तुमको पता ही है बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे। अब मैं वही जो हर बार कर रहा हूँ वही मैं फिर से करने वाला हूँ, ठीक है, और समझ में आ जाना चाहिए अब जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चैट नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुक जाओ। लास्ट वाला टर्म अगर तुम देखे होगे तो लास्ट वाला टर्म क्या है, 1 है, ठीक है, प्लस ये वाला टर्म क्या है, 200C 199, देखोगे तो 200 आता है, तो ये टर्म है 200 × 10 इज 2000। ठीक है, अब इसमें अगर 3 जीरो है तो मैं बाकी टेंशन नहीं लूंगा, इन सब में 3 जीरो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इन सब में 3 3 जीरो होंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, देखो इन सब में 3 3 जीरो होंगे, जिसमें जिसमें 3 3 जीरो है मैंने क्या बोला था उन सबको छोड़ देना। तुम सोच के देखो, इन सब में 3 3 3 जीरो होंगे, 3 3 3 जीरो होंगे, 3 3 3 जीरो होंगे, सब में 3 3 जीरो होंगे, और लास्ट में हमको 1 ऐड करना है, 1 लास्ट में एक ऐड करना है। ठीक है, इन सब में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 0 0, और बाकी के टर्म्स का कुछ पता ही नहीं मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये सवाल करना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा ढंग का सवाल पूछा, बाकी सब सवाल सिंपल से ही थे। 0 0 1 इज द आंसर, इससे ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, ये भी KVPY जिन लोगों को देना है उनके ही काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अब, एक मैं अलग टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, अलग टॉपिक मतलब थोड़ा सा अभी ट्रैक से अपने अलग जा रहे हैं। ठीक है, तभी तुम लोगों को सारी चीजें समझ में भी आएगी। तो ठीक है, चलो, एक टाइप का सवाल हुआ करता था जब जेई में, मतलब KVPY और जेई जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, पहले सब्जेक्टिव भी होता था। ठीक है ना, उस समय एक टाइप के सवाल पूछते थे, वो सवाल मैं तुम लोगों को करा रहा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना, सब्जेक्टिव के लिए ही ये बन सकता है। ऑब्जेक्ट ये, इसको तुम लोग के ऑब्जेक्टिव पेपर में तो कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, प्रूव दैट, हाँ ठीक है, प्रूव दैट सवाल देख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, तुम लोगों को थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ, अब जेई वालों को पता नहीं, हो सकता है कि एडवांस में इसी सवाल को कुछ ऑब्जेक्टिव बना के भी पूछ ले। ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज ऑड। ठीक है, सवाल बहुत सिंपल सा लिखा है, सो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 7 + 4√3 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका इंटीग्रल पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं कराऊंगा, ऐसे 3 4 सवाल कराने हैं बस, हो जाएगा, इसमें ही बहुत टाइम लगेगा। ठीक है ना, इस ऑड ये प्रूव करना है। तो देखो, ये मैंने पहले तो बोला कि ये जेई में नहीं पूछेंगे, तो कोई कारण होगा, उसका कारण ये देखो, अगर कोई तुमसे बोलेगा कि एन नेचुरल नंबर है और इसका इंटीग्रल पार्ट मुझे ऑड प्रूव करना है, तो तुम बहुत होशियारी से एन को 1 पुट कर सकते हो अगर तुम्हारे में इतना दिमाग हो तो, और ये 7 + 4√3 आ जाएगा। 7 + 4√3 तुम निकाल सकते हो, 7 + 4 इंटू 1 पॉइंट क्या होता है, वो 7 ही होता है ना, 1 पॉइंट, हाँ 7 ही तो होता है। ठीक है, तो ये हो गया 6.8 प्लस 7 इज 13.8। 13.8 का इंटीग्रल पार्ट क्या रहता है, 13 रहता है। ठीक है, हाँ 2 ले लेंगे तो होल स्क्वायर कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। 13.8 का अगर कोई इंटीग्रल पार्ट पूछेगा, इंटीग्रल पार्ट मतलब उसका तुमको पता ही है, इंटीग्रल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है, वो 13 है, काम खत्म। ठीक है, ऑड आ गया, उसमें क्या देगा, ज्यादा से ज्यादा प्रूफ तो देगा नहीं, उसमें क्या लिखेगा, इसका इंटीग्रल पार्ट बताओ, ऑड है इवन है क्या है, यही पूछेगा, नन ऑफ दीज, ऑड इवन में से ही तो एक तो आंसर होगा ही, तो ऑड है इसका। ठीक है, आ गया ये। तो अब ये तो जेई में क्यों ही पूछेगा, क्योंकि कोई अभी ऐसे ही निपटा देगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली मेरे को नहीं सिखाना होगा, तो क्या करवाना है वो बताता हूँ मैं तुम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को इसका इंटीग्रल पार्ट अगर ऑड सब्जेक्टिवली प्रूव करना है, तो इसको करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, तुम सोच के देखो, तुम 7 + 4√3 की पावर n को एक्सपैंड करोगे,
तो दुनिया में कोई भी कुछ भी आएगा, ये कोई तो भी नंबर आएगा। और तुम लोगों को स्वप्निल सर ने बताया होगा कि दुनिया में किसी भी नंबर को अगर तुम लोग खोलोगे तो कोई भी नंबर देखोगे तो उसके पास दो पार्ट होगा हमेशा, एक इंटीग्रल पार्ट होगा, उसके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। कोई भी नंबर जैसे 13.8 है तो 13.8 के पास दो, एक पार्ट है उसका 13 और एक है, नहीं परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना है, इसका इंटीग्रल पार्ट है 13 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट है 0.8, ठीक है ना। तो हर नंबर के पास वो दो नंबर से मिलके बना है, एक 0.8 और एक 13 से, ठीक है। तुम हर नंबर को ऐसे तुम डिवाइड कर सकते हो, इंटीजर को भी कर सकते हो। 12 है तो 12 दो नंबर से मिलके बना है, कौन कौन सा, एक 12 और एक 0, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट 0 बोल दिया। तो इस तरीके से सारे नंबर्स को तुम डिफाइन कर सकते हो। तो मैं भी यही लिख रहा हूँ कि ये यार कोई नंबर बनेगा एन खोलने पे, और जो भी नंबर बनेगा उसके पास एक इंटीग्रल पार्ट होगा जिसको मैं आई नाम दे दे रहा हूँ और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा जिसको मैं एफ नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। सिंपल सा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको है ना एक्सपैंड कर रहा हूँ, मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ। तो क्या आएगा देखना ध्यान से सब, एन सी जीरो 7 की पावर n प्लस एन सी वन 7 की पावर n माइनस वन इंटू 4√3, ठीक है, प्लस एन सी टू 7 की पावर n माइनस टू 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। अब सीधा मैं क्या करूंगा, लास्ट वाला लिखूंगा, प्लस डॉट 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 एन सी एन 4√3 की पावर, अरे शांति से देखो ना भाई, क्या लिखते रहते हो, क्या है, रुक जाओ यार, परफेक्ट स्क्वायर क्या बना रहे हो पता नहीं, आई प्लस एफ देखना पड़ेगा, ऐसे मत बोलो, पहले मुझे बताने दो फिर अपना मेथड बताना। ये आई प्लस एफ, ठीक है ना। अब तुम एक चीज देखो यार, इसके बारे में अपने कुछ डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे, ये जो एक्सपेंशन लिखा है, क्योंकि इसमें 4√3 वाला टर्म है। √3 से तो मैं कुछ इंटीग्रल पार्ट का गड़बड़ किया, अगर सिर्फ 7 होता तो भी समझ में आ जाता कि इंटीग्रल पार्ट ऑड आएगा कि इवन आएगा। यहाँ पे गड़बड़ ये हो रही है कि 4√3, एक सेकेंड, ये √3 गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये √3 को गायब करने का एक प्लान है। क्या प्लान है देखना ध्यान से, मैं है ना एक और एक्सपेंशन लिख रहा हूं 7 माइनस 4√3 का, ठीक है। 7 माइनस 4√3 का एक्सपेंशन क्या आएगा, आएगा एनसी जीरो 7 की पावर एन माइनस एनसी वन 7 की पावर एन माइनस वन इंटू 4√3 प्लस एनसी टू, ठीक है, 7 की पावर एन माइनस टू इंटू 4√3 का होल स्क्वायर, और डॉट 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 लास्ट टर्म जो भी आएगा एनसीएन 4√3 की पावर माइनस 4√3 की पावर एन, पता नहीं क्या आएगा देख लेंगे, ठीक है। ये एक्सपेंशन लिख दिया मैंने। अब एक चीज सुनो ध्यान से, अगर मैं 4√3 की बात करूं और मैं 7 की बात करूं तो तुम एक चीज सोच के देखो, 7 इन माइनस 4√3 क्या होता है, 7 माइनस 6.8, 7 माइनस 6.8 ये होता है ना, हाँ, इज 0.2। अरे इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ 7 माइनस 4√3 की। 7 माइनस 4√3 7 माइनस 6.8 इज 0.2। अब तुम देखो 0.2 की पावर कुछ भी निकाल लो, कुछ भी, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, 1 2 10 100 1000 10,000 20,000, तुमको जो भी नंबर मिलेगा ना वो नंबर वन से बड़ा, वन से छोटा ही होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, 0 पॉइंट समथिंग ही मिलने वाला है तुमको। इसकी पावर कुछ भी निकालते बैठो तुम लोग, 0 पॉइंट समथिंग ही मिलने वाला है, ठीक है ना। और तुम लोगों को एक चीज बताई होगी कि 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी रहे उसकी पावर में 0 पॉइंट समथिंग का अगर इंटीग्रल पार्ट निकालोगे तो 0 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर होगा, इस नंबर के पास इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, उसको मैं नाम दे देता हूँ एफ डैश, ठीक है ना। समझ में आना चाहिए तुमको, ये जो मैंने समझाया है क्लियर होना चाहिए कि भाई उसमें इंटीग्रल पार्ट होगा ही नहीं, इसलिए मैंने आई लिखा ही नहीं, आई को 0 ले लिया है, उसके पास सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने उसको सिर्फ एफ डैश मान लिया है, इंटीग्रल पार्ट काहे को लिखे जब उसके पास इंटीग्रल पार्ट उसका 0 है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक चीज याद रखना, अभी ये एफ डैश माना है, ठीक है, तो ये भी किसके इक्वल हो गया, एफ डैश के इक्वल हो गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐड क्यों कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ऐड क्यों कर रहा हूँ, ऐड इसी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऐड करने पे ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, सॉरी एक सेकेंड, ऐड करने पे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट जाएगा, 4√3 वाला टर्म कट जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे तुम समझ सकते हो √3 का होल 4√3 का होल क्यूब आएगा, और इधर वैसे ही माइनस 4√3 का, तो ये वाला टर्म भी कट जाएगा, ये वाला टर्म भी कट जाएगा, दोनों को ऐड करने पे जो टर्म्स जुड़ जाएंगे वो दोनों टर्म्स, देखो ये भी टर्म इंटीजर है,
ये वाला टर्म भी इंटीजर है, इसमें 7 की पावर तो इंटीजर ही रहेगा, और 4√3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर होने पे वो भी इंटीजर हो जाएगा। तो जो भी नंबर्स मिलेंगे वो इंटीजर मिलेंगे। तो देखो क्या मिलेगा, ये 2 टाइम्स सम इंटीजर, 2 टाइम्स सब इंटीजर मिलेगा, इज इक्वल टू इधर मिलेगा आई प्लस एफ डैश। क्या डिलीट, क्या हुआ? ठीक है, समझ गए ना? शांति से सुनते रहो। इक्वल टू के इधर वाले पार्ट में, इधर वाले पार्ट में, इक्वल टू के इधर वाले पार्ट में ये मिल रहा है 2 टाइम्स, अरे दोनों को जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस 2 टाइम्स, दिस प्लस दिस 2 टाइम्स, सब ऐसे 2 टाइम्स मिलेंगे, और अंदर में सब इरेशनल नंबर्स तो कट गए, बच गया क्या, इंटीजर, इज इक्वल टू मिलेगा आई प्लस एफ डैश। ठीक है, अब देखना ध्यान से, मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो लिखा है उसको लिखता हूँ, 2 टाइम्स इंटीजर इज इक्वल टू, जो आया है वो लिख रहा हूं मैं, आई प्लस एफ डैश। ठीक है, ठीक है, 2 टाइम्स इंटीजर को तुम लोगों को शायद पता होगा, इसको अपने बोलते हैं इवन इंटीजर। 2 टाइम्स इंटीजर इज इवन इंटीजर, इज इक्वल टू आई प्लस एफ डैश। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, एफ की वैल्यू तुम लोगों को स्वप्न सर ने बताया होगा 0 से 1 के बीच में रहती है, 0 पे क्लोज्ड 1 पे ओपन। एफ डैश भी इन फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी। तुम अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो एफ प्लस एफ डैश की वैल्यू तुमको 0 से लेके 2 के बीच में कुछ तो भी मिलेगी। अरे मैक्सिमम को मैक्सिमम से जोड़ दिया। अरे शांति रखो, मेरे को पहले पूरा बताने दो, मैं एक बार में पहले पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर एक बार मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, लिख के रुक जाओ, बस शांति तो रखो। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, एफ प्लस एफ डैश ये आया, मिनिमम मिनिमम को जोड़ दिया, मैक्सिमम मैक्सिमम को जोड़ दिया, तो इधर 2 मिल गया। अब तुम सोच के देखो, एफ प्लस एफ डैश और इधर, ठीक है ना, ये इधर इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो f प्लस एफ डैश को भी इंटीजर ही होना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर में इंटीजर जोड़ेंगे तभी एक इंटीजर आएगा। तो f प्लस एफ डैश इज ऑल्सो अ इंटीजर, यहां लिख देता हूं, f प्लस एफ डैश इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है, f प्लस एफ डैश भी एक इंटीजर है। अब देखो, f प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर होता है, दैट इज 1। तो इसका मतलब मुझे एक चीज समझ में आ गया कि f प्लस एफ डैश 1 होगा। ठीक है ना, कुछ लोगों को एक डाउट आएगा सर 0 क्यों नहीं लोगे, वो बताता हूं मैं। ठीक है ना, अभी तुम देख लो 0 से 2 के बीच में 0 क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, f प्लस एफ डैश यहां से हमने प्रूव किया, देखो ये इंटीजर है, i तो इंटीजर है, और ये इधर इवेंट इंटीजर आता है, इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तभी तो इंटीजर आएगा। तो f प्लस एफ डैश को भी कंफर्म है इंटीजर ही होना पड़ेगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, f प्लस एफ डैश इज एन इंटीजर। और हमको यहाँ से पता चल गया 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर है, दैट इज 1, तो f प्लस एफ डैश 1 आ गया। यहाँ पे पुट करता हूँ, इवन इंटीजर इज इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, यहां से i आ गया, इवन इंटीजर -1, और तुम लोगों को पता है कि अगर इवन इंटीजर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आएगा दैट वुड बी ऑड इंटीजर। तो यहां से प्रूव हो गया कि i जो होगा वो ऑड नंबर होगा। और हम लोगों को, अगर तुमको पता होगा, तो यही प्रूव करना था कि इसका इसका इंटीग्रल पार्ट ऑड आए, और हमने वही प्रूव किया। देखो, इसका इसका हमने इंटीग्रल पार्ट को ही तो आई माना था, ठीक है ना, तो और आई हमने लास्ट में प्रूव कर दिया कि आई इज ऑड। अब शांति से सुनो, नहीं समझ में आया तो, ठीक है, हमको स्टार्ट कैसे करना है, इसको लिखना है, बिल्कुल लिखना है, और इसको करना भी है लिखने के बाद। अब सुनो शांति से पहले, ठीक है, हमने क्या स्टार्ट किया है, एकदम स्टेप से ही है, तुमको मैं स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखाऊंगा, बच्चे की तरह तो कर ही लोगे। ठीक है, 7 प्लस 4√3 की पावर n को हमने आई प्लस एफ मान लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास इंटीग्रल पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा, और इसको हमने एक्सपैंड करके बस 7 प्लस 4√3 की पावर इनको एक्सपैंड करके ये लिख दिया। ठीक है, अब हर बार याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें तुम लोगों को एक प्लस वाला है तो ऑब्वियसली एक माइनस वाला लेना ही पड़ेगा, तभी तो उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो जीरो होगा। तो यहाँ पे प्लस था तो मैंने एक माइनस वाला ले लिया और उसको एक्सपैंड कर दिया। बस उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने जो नंबर लिया है 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 7 माइनस 6.8 होता है, दैट इज 0.2। 0.2 की पावर n निकालोगे तो उसके पास इंटीग्रल पार्ट नहीं आएगा, इसलिए हमने सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट माना है एफ डैश। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया तो कट गए टर्म्स। क्या क्या कट गया वो समझना कोई प्रॉब्लम वाली चीज है नहीं। 2 टाइम्स कुछ अंदर इंटीजर बनेगा और राइट हैंड साइड क्या बनेगा वो तुमको दिख ही रहा है, आई प्लस एफ डैश। ठीक है, ये करने के बाद मैंने, पहले सुन लो,
टू टाइम्स इंटीजर इज इक्वल टू आई प्लस एफ डैश, ढंग से लिख दिया। टू टाइम्स इंटीजर को हम बोलते हैं इवन इंटीजर, ये आ गया आई प्लस एफ डैश, ठीक है। अब हमने लिखा एफ जो है भाई वो 0 से 1 के बीच में, एफ डैश भी 0 से 1 के बीच में, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में एक इंटीजर होता है 1। जीरो क्यों नहीं लिया, फटाफट सुन लो। जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि एफ कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। अरे तुम सोच के देखो ना, 0.2 की पावर एन निकालना, एफ डैश की बात कर रहा हूँ, 0.2 की पावर एन निकाल रहे थे। कभी ऐसा होगा क्या, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीग्रल पार्ट तो इसका जीरो बोल ही दिया था, अभी फ्रैक्शनल पार्ट भी जीरो बोल देंगे तो मतलब ये जीरो हो गया। ये जीरो कभी नहीं होता है, कभी ये जीरो नहीं होता है। तो एफ डैश कभी जीरो नहीं होगा, तो तुमको यहाँ से ये इक्वालिटी जो हमने लगाई है ये लगानी ही नहीं चाहिए थी हमको, ये इक्वालिटी ही नहीं लगानी चाहिए थी, ये इक्वालिटी हटा देता हूँ। सिमिलरली ये भी इक्वालिटी हटा देता हूँ तो ये भी इक्वालिटी हट जाएगी। तो यहाँ से एफ प्लस एफ डैश अब दिखने लगेगा कि भाई एक ही वैल्यू ले सकता है, दैट इज 1। और फिर वहां पे 1 पुट किया तो ऑड बन गया। चलो एक काम करो, शांति से इसको लिखो, टाइम दे रहा हूँ मैं। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे, तो फिर क्लास खत्म कर देंगे। नहीं समझा तो छोड़ देना, कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास तो यार बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, मैं सोचा था कि अगर ये समझ में आ जाएगा तो थोड़े से और हार्ड वाले भी करा दूंगा, तो अगर आ गया तो मैं हार्ड वाले क्वेश्चंस भी करा दूंगा इसमें। हो जाए तो डन लिख देना बस। एक सेकंड, अरे वाह, डन। नेक्स्ट पेज। चलो रुको, पहले लिखने दो, 2 मिनट ले लो, हड़बड़ाओ मत। कुछ लोग लिख रहे होंगे, उनको लिखने दे दो। नॉर्मली यार ये सब पढ़ाते बढ़ाते भी नहीं है, हम लोगों को तो पढ़ाया बढ़ाया भी नहीं था। लेकिन क्या है कि पढ़ लो, क्या है कि यहाँ पे काम नहीं आएगा तो थोड़ा सा क्या दिमाग खुल के समझ में आने लगता है कि आई प्लस एफ होता क्या है, किस तरीके से अपने, तुम ऐसा समझो कि अगर यही क्वेश्चन नहीं पूछा, यही नहीं पूछा कितने बजे और कहाँ आओ, मैं नहीं आऊंगा डाउट पूछने, तुम आ जाओ मेरे से डाउट पूछने। जीरो की तरफ टेंड कर रहा है ना समीक्षा, हम लोगों ने जो भी कैलकुलस पढ़ा था वो तो हम लोगों ने ये पढ़ा था क्या, अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर थोड़े ना है, कैलकुलस थोड़े ना है। हम लोग तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर्स निकाल रहे हैं ना। 0.2 की पावर एन कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तुम एक चीज सोच के देखो, ए की पावर एक्स कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए तो हम बोलते हैं कि लॉग के अंदर जीरो नहीं रख सकते। ए की पावर एक्स कभी जीरो नहीं होता है, तुमने याद भी होगा ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाते हो तो जीरो पे जाके एसिम्पटोट बन जाता है, मतलब जीरो को कभी टच नहीं करता है, जीरो के पैरेलल हो जाता है, तो जीरो कभी नहीं बनता है, तो टेंड टू जीरो होता है। टेंड टू जीरो का मतलब ये तो नहीं है कि एफ डैश जीरो हो जाएगा, एफ डैश कभी जीरो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। चलो तुम लोगों को मेरे को निकाल के बताना है, जैसे निकाल ले जाओगे तो यार तुम लोग फिर वही फटाफट निपटा मत देना। जैसे 9 प्लस लिखो ना, 9 + √80, बस ये लास्ट क्वेश्चन ही है। हैंड वैंड रेज मत करो, मैं देख भी नहीं रहा कौन हैंड रेज कर रहा है, और हैंड रेज करने के बाद मैं क्या करूँ क्या उसका, जिसका हैंड रेज किया हुआ है। 9 + √80 की पावर n का इंटीग्रल पार्ट बताओ मुझे, 9 + √80 की पावर n का, 9 + √80 की पावर n, ठीक है। 9 + √80 इज की पावर एन। अब तुम वो बोल ऑड आएगा कि इवन आएगा, बस ये बताना है तुमको, ठीक है ना। हाँ कर दिया मैंने, नेक्स्ट पेज। 9 + √80 की पावर एन ऑड आएगा कि इवन आएगा। अब आंसर मत बताना, क्योंकि आंसर बताने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे पता है आंसर। 9 + √80, √80 कितना होता है, 8 पॉइंट समथिंग होता है। 9 + 8 पॉइंट समथिंग इज 17 पॉइंट समथिंग, 17 पॉइंट समथिंग का इंटीग्रल पार्ट 17, तो बोल दिया मैंने, आ गया ऑड आंसर, ठीक है। अब ऑड वाले तो ऑड मत ही भेजो भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, करके देख लो, नहीं आए तो बस छाप लेना, ठीक है। लास्ट टर्म कंफर्म कटेगा, हाँ लास्ट टर्म कंफर्म कटेगा, ठीक है, लास्ट टर्म कंफर्म कटेगा। यार वहां पे लिखना चाहिए था एन इज ऑड इंटीजर ना, एन इज ऑड इंटीजर वगैरह मेंशन करना चाहिए था। ये लास्ट टर्म शायद कंफर्म ही कटेगा, लास्ट टर्म कंफर्म ही कटेगा। रुको एक सेकंड में देखता हूँ सवाल में मेंशन किया हुआ है क्या। नहीं सवाल में मेंशन नहीं किया हुआ है, तुम कोई एग्जांपल लेके देखना, लास्ट टर्म नहीं कटे तो बताना मुझे, ठीक है।
इवन रहेंगे तो ऐड होंगे यार। इवन रहेगा तो कटने की जरूरत ही नहीं है ना यार। हाँ सही बोले ना। लो सुनो, लास्ट टर्म कंफर्म नहीं भी कटेगा तो इवन रहेगा। इवन रहेगा तो पहले ही 4√3 की पावर इवन अगर देखोगे तो वो तो वैसे ही इंटीजर हो जाता है। अरे तभी तो हमने स्क्वायर वाले टर्म कटे थोड़े ना थे। स्क्वायर वाले टर्म तो हमारा काम कर दिए थे, इंटीजर बन गए थे। ऑड वाले टर्म कटने चाहिए ना, तो ऑड होगा तो कटेगा, स्क्वायर होगा तो कोई टेंशन ही नहीं। समझे क्या? ठीक है, देख लो समझ गया होगा। मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं तुम्हारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 9 + √80 की पावर n इज इक्वल टू आई प्लस एफ। ठीक है, 9 + √80 को एक्सपैंड कर लेता हूँ। NC0 9 की पावर n प्लस NC1 9 की पावर n-1 इंटू √80 प्लस NC2 9 की पावर n-2 इंटू √80 का स्क्वायर। यही देखो, यही बोल रहा था मैं। प्लस डॉट 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 NCn √80 की पावर n। ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस एफ। एक सेकेंड, किसी ने कुछ पूछा है। कोई फर्क नहीं था, सवाल चेंज था। अभी फर्क देता हूँ ना, काय को टेंशन ले रहे हैं, सब सेम ही था। ये भी एफ डैश होगा, तुम उसी तरीके से सोच सकते हो, देख लेना। ठीक है, इसको एक्सपैंड करोगे तो NC0 9 की पावर n माइनस NC1 9 की पावर n-1 इंटू √80 प्लस NC2 9 की पावर n-2। देखो अब यही सब पढ़ाना था, जानते हो गया, यही सब पढ़ाना था। इसी के लिए मैंने ये जूम क्लास ली है, क्योंकि ये सब पढ़ाना क्लास के में, लाइव क्लास में टाइम वेस्ट है। ठीक है ना, पूरा टाइम वेस्ट है। 11th वालों का भी मैं टाइम वेस्ट कर रहा होता है और 12th वालों का तो बहुत ज्यादा ही गलत हो जाता है। इसी के लिए मैं बोला कि यार पढ़ाना, पढ़ाने की इच्छा थी, क्योंकि पूछ सकते हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं थी, इसी के लिए मैंने सब पढ़ा दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, क्यूब वाले टर्म कट जाएंगे। मेरे को किसी ने, गुप्ता ने पूछा कि ये दोनों कटेंगे क्या कंफर्म से। देखो अगर इवन हो गया तो नहीं कटेंगे, तो इवन अगर ये n हो गया तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना, और अगर ऑड हो गया तो कट जाएगा, काम खत्म। 2 टाइम्स इंटीजर, ठीक है, इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस एफ डैश। ठीक है, ये लिख के दिखाना पड़ता है कि एफ जो है भाई 0 से 1 के बीच में, क्लोज मत बनाना, मतलब इक्वालिटी मत बनाना। ये भी 0 से 1 के बीच में, तो इन दोनों का सम एफ प्लस एफ डैश 0 से 2 के बीच में आएगा। ठीक है, 0 से 2 के बीच में एक ही इंटीजर है, दैट इज 1। तो यहां से मिल जाएगा आई इज इक्वल टू इवन -1, दैट इज आई इज ऑड। ठीक है, ऑड इंटीजर क्या है भाई, छोड़ो क्या करें अपने उसका, छोड़ो। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक लास्ट सवाल करा रहा हूं। फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, एक सेकेंड बस। हाँ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 + √3 की पावर n। फाइंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 + √3 की पावर n। इंटीग्रल पार्ट मतलब ऑड है कि इवन है, ये बताना है। कच्चा कच्चा समझा, ठीक है। देखो ये तो और हार्ड है। तो मैं 1 + √3 की पावर n को लिख रहा हूँ। 1 + √3 की पावर n को मैं लिख रहा हूँ। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, ये लिखने से पहले, अरे इसमें थोड़ा सा अलग है, सुनना ध्यान से। हाँ इवन आएगा यार, चुप रहो। ठीक है, 2 और बता रहे कि उसमें 1 पुट करके 2 निकाले तो 2 बता रहे हो, शर्म आती है 2 बोलने में? इवन तो बोलो कम से कम। उसमें 1 पुट करके निकाल रहे तो 2 आ रहा, तुम्हारे तो 2 बता रहे मेरे को। चलो सुनो ध्यान से, इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट ये है कि, हाँ इसमें डिफरेंट ये है कि देखो सुनो ध्यान से, ये 1 + √3 है, तो ऑब्वियसली तुम दूसरा 1 - √3 लिखोगे। ठीक है, तो 1 - √3 की पावर n अगर लिखोगे ना, तो 1 - 1 पॉइंट्स, अरे देख लो शांति से, अलग है। 1 - 1 पॉइंट समथिंग इज -0 पॉइंट समथिंग। तो नेगेटिव नहीं बनना चाहिए, नेगेटिव बनेगा तो हम ज्यादा नहीं सोच पाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में ही पूरे सवाल को चेंज कर दे रहा हूँ। सवाल को कैसे चेंज कर रहा हूँ देखना ध्यान से, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये हटा दिया मैंने, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ठीक है, मैं 1 + √3 नहीं लिख रहा हूँ इसको, उसको बस मैं लिख ले रहा हूँ √3 + 1 की पावर n। ठीक है ना, बड़ा वाला पहले, छोटा वाला बाद में। तो यहाँ पे हमको √3 - 1 की पावर n निकालना पड़ेगा। चलो बोर्ड पे देखो, मैं तुम लोगों के भेजे हुए कुछ चीजें पढ़ भी नहीं रहा अभी।
ये शांति से पहले देखो, वो आई प्लस एफ, तो इसको एक्सपैंड करोगे तो आएगा एन सी जीरो रूट थ्री की पावर एन माइनस एन सी वन रूट थ्री की पावर एन माइनस वन, ठीक है। लास्ट टर्म आएगा एन सी एन, इसमें तो ऑड इवन डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे, क्या है बोलो, अंडर रूट क्या है ये, अरे हाँ सॉरी, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। एन सी टू इधर आएगा एन सी एन प्लस एन सी एन माइनस वन रूट थ्री प्लस एन सी एन माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तो कुछ भी नहीं आएगा, इज इक्वल टू आई प्लस एफ आ जाएगा। ये बीच में बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, तुम ये हटा रहा हूँ मैं, ये देख लेना, ठीक है। अच्छा यार, इसको मैं एक सिंपल सा एक चीज बता देता हूँ। देखो हम लोगों को है ना, करते टाइम मैं क्वेश्चन तुम लोगों को देता हूँ, होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक है। हम लोगों को करते टाइम क्या करना होता है, हर साल कैसे बताता हूँ वही बोल देता हूँ। हम लोगों को क्या करना होता है, इन दोनों को या तो जोड़ना होता है या तो घटाना होता है। अभी दोनों क्वेश्चन में जोड़ना था, कुछ क्वेश्चंस में हमको घटाना भी पड़ सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि टर्म्स कौन से कट रहे हैं। देखो उधर जोड़ने पे इरेशनल टर्म्स कट रहे थे, हो सकता है कहीं पे घटाने पे इरेशनल टर्म्स कटे, तो घटाने पे इरेशनल टर्म कटे तो यहाँ पे तो 2 टाइम्स इंटीजर ही आता है हर बार, करके देखना। और इधर बस घटाने पे क्या आएगा, आई प्लस एफ माइनस एफ डैश आ जाएगा, बस इतना सा फर्क आएगा, ठीक है। इसमें करना, ठीक है। अगर एफ जीरो से वन के बीच में है और एफ डैश भी अगर जीरो से वन के बीच में है, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज एफ माइनस एफ डैश, तुम सोच के देखो कहां से कहां तक के बीच में आएगा। ये माइनस वन से लेके वन के बीच में आएगा। अरे इसमें क्या करो, इसमें तीनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तुमको याद होगा माइनस मल्टीप्लाई करने पे इसमें तीनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करके साइड चेंज करके लिखोगे और दोनों को फिर सॉल्व करोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। देखो करके दिखाई देता हूं, देखो इधर एफ जीरो से वन के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं एफ डैश भी बोल रहा हूँ जीरो से वन के बीच में है और इसमें तीनों साइड माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस एफ डैश माइनस वन से साइन चेंज हो जाता है माइनस मल्टीप्लाई करने पे, याद होगा तो जीरो के बीच में। इसको और अच्छे से लिख लेता हूँ, एक साइड मूव करके, इसका माइनस एफ डैश माइनस वन से जीरो के बीच में, ठीक है ना। अगर साइन एक्स जीरो से वन के बीच में है तो माइनस साइन एक्स कहां से कहां तक के बीच में होगा, माइनस वन से जीरो। तो यहां लिख देता हूं माइनस एफ डैश माइनस वन से जीरो के बीच में। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो तुमको देखो मिल जाएगा माइनस वन से वन के बीच में। तो अब माइनस वन से वन के बीच में कितने इंटीजर्स रहते हैं, माइनस वन से वन के बीच में एक ही इंटीजर रहता है, दैट इज जीरो, ठीक है। हाँ यहाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ऐसे सोच लो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया मैंने। तो माइनस वन से वन के बीच में कितने इंटीजर्स रहते हैं, माइनस वन से वन के बीच में एक ही इंटीजर रहता है, दैट इज जीरो। तो एफ माइनस एफ डैश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही जीरो पुट करोगे तो आई तुमको मिल जाएगा, टू टाइम्स इंटीजर इज इवन इंटीजर, ठीक है ना। ये तुम खुद से करके देखो, तुम लोगों से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टू टाइम्स इंटीजर इज इवन इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक और रिलेशन मिलता है कि एफ इज इक्वल टू एफ डैश आएगा, ये भी हो सकता है सवाल के फॉर्म में पूछ ले, ठीक है ना। चलो मैं अभी तुम लोगों को शीट भेजूंगा, मेरे शीट में ये भी सवाल मिल जाएगा तुम लोगों को, तो कर सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी, एक और टॉपिक पढ़ा दिया, 8 BC हुआ है, ठीक है, 40 मिनट्स पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब खत्म ही कर देंगे अपने एक दो लेक्चर में इसको भी। आ जाओ तुमको जब आना है 1 बजे के बाद। एन ऑड है कि इवन, यार मैं वही देख के बताता हूँ, ठीक है। मैं देख के बताता हूँ, इसमें मेरे को एक बार क्या सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने सवाल रैंडम उठा लिया एक जगह से, उसमें सॉल्व करके नहीं था, ठीक है ना। तो मेरे को ऑड इवन का नहीं पता है, मतलब बस उसमें इतना लिखा हुआ है, सिर्फ इतना सा ही लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ही पुराने नोट से मैंने सिर्फ इतना ही लिखाया था, उसके पूरा सवाल उसने लिख के नहीं रखा और सॉल्व भी नहीं करके रखा है। तो मैं देख के बताता हूँ, यहाँ पे ऑड वाला है कि इवन वाला, चलो एक बार देख ही लेते हैं। वन प्लस रूट थ्री की पावर अगर वन लेते हैं तो वन लेने पे आएगा ये टू पॉइंट समथिंग, ठीक है। टू पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, टू आता है, ठीक है, जो तुमने किया भी होगा। और वन प्लस रूट थ्री का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, वन प्लस थ्री इज फोर प्लस टू रूट थ्री, ठीक है ना। टू रूट थ्री कितना होता है, हाँ टू रूट थ्री होता है, 1.7 इंटू टू इज 3.4। अच्छा ये 7.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आ रहा है, देखो इवन आ रहा है ऑड रखने पे, और इवन रखने पे ऑड आ रहा है, ठीक है ना। ऑड रखने पे इवन आ रहा है, इवन रखने पे ऑड आ रहा है। तो यहाँ पे n मेंशन कर लेना, n इज और इंटीजर, ठीक है, तब तुमको काटने में प्रॉब्लम नहीं होगी। n इज और इंटीजर सवाल में मेंशन कर लेना, ठीक है। n इज ऑड इंटीजर ये मेंशन कर लेना बस, ठीक है। अब करके देखना समझ में आ जाएगा तुम लोगों को।
इवन या ऑड के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैं भेजता हूँ, मैं क्वेश्चन का ऑप्शंस वाला क्वेश्चन भेजता हूँ, देख लेना तुम लोग। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना काफी रखते हैं, कल अपने एक और क्वेश्चन से इसको कंटिन्यू कर लेंगे अगर नहीं जमा तो। ठीक है, चलो।